ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। सन 1942 की ही एक और घटना है। पूज्य गुरुदेव के घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शरण मिला करती थी। पूज्य गुरुदेव आने वालों से सामान्य परिचय के अलावा ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। एक दिन आंदोलनकारी के वेश में 2 चोर घुस आए। उन्हें ठहरने के लिए जगह मिल गई। मौका देखकर वे उठे और अपने काम में यानी कि चोरी में लग गए। पूजा घर से नंबर लगाया। दरवाजे खुले पड़े थे। उधर मुड़े ही थे कि किसी के खांसने की आवाज आई। सहम कर देखा तो सामने एक साधु बाबा खड़े थे। काले रंग के बाल, जटाजूट, गौर वर्ण, कसरती बदन और हाथ में दंड। उन्हें देखते ही चोर ऐसे डरे कि सरपट भागे। इतने में पूज्य गुरुदेव नहा धोकर आंगन में आए। चोरों को भागते देख आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, क्या बात है? सुबह चले जाइएगा। लेकिन चोर थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माजरा समझ नहीं आया। भागते हुए चोरों में से एक को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। दूसरा तो अपने साथी के लिए रुका ही नहीं, वो भाग ही गया। पूज्य गुरुदेव गिरे हुए के पास गए और पूछा, चोट तो नहीं लगी? चोट वाकई में लगी थी। अंगूठे से खून बह रहा था। उसे उठाकर गुरुदेव ने उसकी मरहम पट्टी की। फिर पूछा, क्या हुआ? भाग क्यों रहे थे? जवाब में चोरी के इरादे से आने, अपना काम शुरू करने और एक तेजस्वी महात्मा के दिखाई देने पर डर कर भागने की पूरी घटना कह सुनाई। खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वो आकृति मार्गदर्शक सत्ता के आश्वासन और संरक्षण की छाया के सिवा और कौन हो सकती थी? सैनिक अखबार छोड़ने के बाद पत्रिका का ताना बाना बुना जाने लगा। तैयारी में पत्रिका के लिए सामग्री तलाशना और पाठक तैयार करना मुख्य काम था। दोनों काम के लिए अलग अलग तरह की प्रतिभा चाहिए। सामग्री जुटाने के लिए गुरुदेव ने लाइब्रेरी छानना शुरू किया। 2 साल में आगरा की तमाम लाइब्रेरियां छान मारी और अपने काम की सामग्री इकट्ठी की। अब पाठक बनाने की बारी आई। उन्होंने अपने मित्र परिचितों से कहा, पत्रिका का उद्देश्य बताया। सुनकर सहयोग करने वाले तो कम निकले, खिल्ली उड़ाने वाले ज्यादा आ गए। कहने लगे, लिखने पढ़ने का शौक है तो अखबार में नौकरी कर लो। अरे भाई, पत्रिका निकालना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। इतनी पूंजी है तुम्हारे पास और उसे चलाने के लिए कर्मचारी कहाँ मिलेंगे? उनके वेतन का इंतजाम कहाँ से होगा? उपहास करने वालों को पता था कि पूज्य गुरुदेव संपन्न परिवार के हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि हर तरह से संपन्न होने के बावजूद श्री राम परिवार से कुछ नहीं लेंगे। बाप दादों की कमाई अपने काम में लगाने की प्रवृत्ति उनमें जरा भी नहीं थी। इसी नाते सलाह देने वाले अपने हिसाब से ठीक ही सलाह दे रहे थे, पर पूज्य गुरुदेव का एक ही उत्तर होता, आप चिंता न करें, सब व्यवस्था हो जाएगी। आप तो हमें सिर्फ ये बताइए कि आप हमारी पत्रिका के पाठक बनेंगे या नहीं। सीधे ये आग्रह आने पर लोग पाठक बनना स्वीकार भी करते और बहुत लोग मना भी कर देते। मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। खींचतान कर 500 सदस्य बने। इनमें सालाना चंदा जमा कराने वाले भी आधे से कम ही थे। ज्यादातर लोगों ने तो नाम पता लिखाने में ही तत्परता दिखाई। जब चंदा मांगा तो बोलने लगे, जब पत्रिका छप जाएगी तो दे देंगे। पत्रिका का नाम अखंड ज्योति रखा गया। इस नाम के पीछे साधना कक्ष में जलने वाले दीपक की प्रेरणा तो थी ही। ये भाव भी था कि परमात्मा प्रकाश रूप है। उसकी कृपा जीवन और जगत को आलोकित करने के रूप में मिलती है। ध्यान के समय भी सविता देवता के तेजस्वी और स्वर्णिम प्रकाश का ही स्मरण करते हैं। परमात्मा का प्रसाद मनुष्य में भी ज्योति रूप में ही प्रतिष्ठित है और वो प्रकाश निरंतर मिलना चाहिए। इस भावना से भी अखंड ज्योति नामकरण किया गया। लेकिन मुख्य भाव दादा गुरुजी के स्थापित किए गए दीपक और इसमें प्रज्वलित ज्योति का ही था। पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका के लिए लेख तैयार किए। उसमें छपने के लिए कविताएं भी लिखी। जिन्हें अपने साधना परिवार में शामिल करना था, उन्हें पत्र लिखना, पत्रिका की जानकारी देना, जिलाधीश के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना, डाक विभाग से रियायती महसूल पर पत्रिका भेजने की छूट प्राप्त करना, कागज और छपाई का इंतजाम, ऐसे कितने काम थे और इन सब कामों को उन्हें अकेले ही निपटाना था।
साधनों का इंतजाम वंदनीय माताजी के गहने बेचकर और थोड़ा बहुत उधार लेकर किया। जनवरी 1940 में अखंड ज्योति का पहला अंक प्रकाशित हुआ। उस दिन वसंत पंचमी थी। उद्घाटन के लिए कोई समारोह नहीं किया गया। पहले अंक की पहली प्रति 8 वर्ष की एक कुमारी कन्या के हाथों साधना कक्ष में रखवा दी। कन्या का नाम था गौरी। उसी के हाथों पत्रिका पर कुमकुम से स्वास्तिक बनवाया, फूल और अक्षत चढ़वाए और भगवती आद्य शक्ति का पूजन कराया। पत्रिका के मुख पृष्ठ पर साधना कक्ष में स्थापित अखंड दीपक का प्रकाश पड़ रहा था। पूजा मुहूर्त का उपचार विधिवत संपन्न हुआ। इस पूरे उपचार में विलक्षण बात ये हुई कि जिस कन्या के हाथों प्रथम अंक का अभिषेक कराया गया था वो बाद में कहीं नहीं दिखाई दी। पहले भी उसे किसी ने नहीं देखा था। पूजा की पूर्व संध्या वो अनायास ही गुरुदेव के घर के पास खेलती दिखाई दी थी। उसे देखकर पूज्य गुरुदेव ने किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर उसका नाम पूछा और पूछा कहाँ रहती हो, और फिर सुबह घर आने के लिए कह दिया। और वो सुबह 6 बजे समय पर आ भी गई, लेकिन पूजा के बाद कहाँ चली गई किसी को नहीं पता चला। पूज्य गुरुदेव उन दिनों बेलनगंज में रहते थे। इस प्रसंग की आगे ज्यादा चर्चा नहीं उठी, पर जिन्हें इस घटना का पता है वे ये भी बताते हैं कि गौरी के रूप में माँ गायत्री या भवानी ही आई थीं। जनवरी का अंक डाक में भेजने में थोड़ी देर हुई। गुरुदेव ने पाठकों को इसका कारण बताते हुए वायदा किया कि फरवरी का अंक भले ही ज्यादा खर्चा आ जाए, हम समय पर ही भेजेंगे। सरकारी लाल फीता शाही उन दिनों भी थी। उसके चलते पत्रिका का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में देर हो रही थी, इसीलिए नियत तिथि पर पत्रिका भेजने में अड़चन आई थी। अगला अंक पाठकों के पास समय पर पहुंचा और गायत्री परिवार के परिजन जानते हैं कि उसके बाद पत्रिका कभी भी विलंब से नहीं पहुंची। पूज्य गुरुदेव प्रवास में रहे हों या अज्ञातवास में, वे स्वयं सुनिश्चित करते थे कि अखंड ज्योति का हर अंक महीने के पहले सप्ताह में हर हालत में पहुंच जाए। वे कहा भी करते थे कि ये मासिक आवृत्ति वाला कोई प्रकाशन नहीं है, बल्कि अपने परिजनों को लिखी जाने वाली चिट्ठी है। दूसरे तीसरे दिन एक पत्र लिखता हूँ। ऐसे असंख्य पत्र लिखकर इकट्ठे करके महीने में एक बार पत्रिका के रूप में भेज देता हूँ। सभी जानते हैं कि उनके शिष्य अनुयायी इस पत्रावली का आतुरता से इंतजार करते थे। पत्रिका आगरा से शुरू हुई। कुछ ही समय में पाठकों की संख्या दुगनी हो गई। जो लोग पत्रिका मंगाते और पढ़ते थे उन्हें पाठक कहना गलत होगा। गुरुदेव उन्हें अपने आध्यात्मिक परिवार का सदस्य मानते थे। पत्रिका परिवार का थोड़ा बहुत विस्तार हुआ तो पूज्य गुरुदेव के निवास पर परिजनों की संख्या बढ़ने लगी। रोज कोई न कोई अतिथि आता और अपनी समस्याएं बताता, उनका समाधान पूछता या कुछ नहीं तो पूज्य गुरुदेव के साथ घंटा आधा घंटा बैठकर चला जाता। पत्रिका समय पर निकालने के साथ आगंतुकों से मिलने और उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। एक दिन मार्गदर्शक सत्ता का संदेश आया, चले आओ। साधना कक्ष में ही प्रेरणा हुई। उस दिन की पूजा पूरी होते ही गुरुदेव बाहर निकले और वंदनीय माताजी को अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रकाशन का काम शुरू हुए अभी 5-6 महीने ही बीते थे, पर गुरुदेव ने तनिक भी चिंता नहीं की कि आगे क्या होगा या पत्रिका कब लिखी जाएगी, कब छपेगी। मार्गदर्शक सत्ता का बुलावा इन सब से महत्वपूर्ण था। वो मिलते ही तुरंत फुरत उन्होंने तैयारी की और स्टेशन पहुंच गए। इस बार यात्रा में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। लगभग 14 वर्ष बाद जाना हो रहा था। रास्ते में थोड़ी बहुत सुविधाएं बढ़ गई थीं। उत्तरकाशी से आगे सड़क बनने लगी थी। मौसम इस बार गर्मी का था, इसीलिए ज्यादा कपड़े साथ नहीं रखे। पहले की बनिस्बत दूसरा सामान भी कम ही लिया। उत्तरकाशी से आगे पहुंचे तो पहले जैसी वीरानी भी नहीं थी। लोग आ जा रहे थे। मई जून के महीने में वैसे भी उत्तराखंड में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। पहले चिट्टियां एकदम खाली मिली थी, इस बार वहाँ यात्री भरे पड़े थे। हालांकि 2-4 लोगों के ठहरने लायक गुंजाइश सभी चिट्टियों में रही। इस लिहाज से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यूं भी रास्ता जाना पहचाना था। सालों पहले ही सही, पर पूज्य गुरुदेव इन रास्तों पर चल चुके थे।
गंगोत्री तक की यात्रा बिना किसी दिक्कत के चली, किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। वहां से गोमुख तक का रास्ता ऐसा था जो अक्सर बदलता रहता था। बर्फ पिघलती रहती है और जहां तहां बहती है। हिमशिलाएं भी फिसल कर रास्ते में आ जाती हैं। चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। चट्टानों के आड़े आ जाने से छोटे मोटे नाले भी अपना रास्ता बदलते और जहां जगह देखते वहीं से बहने लगते हैं। खैर, जैसे तैसे गोमुख तक की यात्रा पूरी हुई। गोमुख से आगे जाने की तैयारी की। झोला डंडा उठाया तो देखा सूक्ष्म शरीरधारी एक तपस्वी खड़े हुए हैं। उनका शरीर पारदर्शी था। देखते ही याद आया कि पिछली हिमालय यात्रा में इन्हीं तपस्वी ने नंदनवन से यहाँ तक पहुँचाया था। तपस्वी को कहना नहीं पड़ा कि आपके गुरु ने लिवाने भेजा है। बिना कुछ कहे ही पूज्य गुरुदेव ने सब सुन लिया और हमारे गुरुदेव उस तपस्वी दूत के पीछे चल दिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।